नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी, जिसके 5 चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये छठा चैप्टर है, पृथ्वी के स्थल रूप। मित्रों, आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर है जिससे कि प्रश्न कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, और ये पढ़ने की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद ज्योग्राफी की जो समझ आपको मिलेगी, वो समझ आगे की क्लास की चैप्टर्स में भी काम आएगी। आइए हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, हम जो भी पृथ्वी पर देखते हैं तो हमको समान धरातल समान रूप से कुछ बराबर नहीं मिलता है। कहीं भी पर्वत मिलते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, फिर उसके बाद में पठार मिलते हैं, झीलें मिलती हैं, नदियां मिलती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, और उसके बाद में गहराई में और खाड़ियां मिलती हैं। ये सारे बहुत सारे स्थल रूप हमको मिलते हैं, यानी कुछ समान नहीं है। तो ऐसे लिखा हुआ है, देखिए कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं, कुछ नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ये प्रक्रियाएं हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम आप खड़े हैं उससे धीरे धीरे गति हो रही है, और पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। तो प्रथम प्रकार की जो ये प्रक्रिया है, वो आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उठ जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। तो आंतरिक एक बल लग रहा है। आंतरिक बल मतलब अंदर से एक बल लग रहा है। इसको भी देख लेते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची होती है। जैसे कोई पहाड़ी हम बोलते हैं तो आसपास की भूमि से ऊंची होती है। सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कह दिया जाता है। अगर उसका ऐसे ऊंचाई नापे, अगर कोई पहाड़ी है ऐसे और उसकी ऊंचाई नापे और ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है और खड़ी ढाल है, तो इसको पर्वत कह देंगे। और 8000 मीटर से अधिक ऊंचे होंगे तो उसको, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हो जाएंगे, तो ये 8000 से अधिक ऊंचे वाले पर्वतों का ये नाम पूछ रहा है कि आप बताइए। तो ये पहला बल हमने देख लिया कि आंतरिक प्रक्रिया है। दो प्रक्रियाएं हैं, उसमें से एक आंतरिक बल लग रहा है, ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया देखिए, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत बाह्य प्रक्रिया यानी स्तर के लगातार बनने एवं टूटने की एक प्रक्रिया है। यानी कि स्थल आंतरिक प्रक्रिया से मान लो कोई स्थल ऐसे उठ के बन गया या कोई स्थल ऐसे धंस गया, लेकिन इसमें बाह्य बल भी लग रहा है। जैसे पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। जैसे कोई चीज लगातार, अगर इस पे कोई धरातल है और इस पे लगातार पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये कट जाता है। ठीक है ना। तो अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, तो कटेगी तो नीची हो जाएगी। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका पुनः निर्माण हो जाता है। अब मान लीजिए यहां से कट के और ये निचले भाग में नदियों के द्वारा बहा के कोई मिट्टी लाई गई यहाँ, यानी कि तो ये लाके जो यहाँ जमा होती है, इसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। इसी को निक्षेपण कह देते हैं। ठीक है ना। तो ये निक्षेपण, और यहां से ये हो रहा है अपर्दन। अपर्दन माने कटाव एक जगह से, और निक्षेपण माने वहां दूसरी जगह जमना। ये दो प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हमने जल के द्वारा आपको बताया ना। ऐसे ही मरुस्थलियों में जहां पे मिट्टी ऐसे धूल है, धूल आप मरुस्थलों में क्या आपके यहाँ भी जब हवा चलती है तो धूल उड़ते हैं, और धूल उड़ने के बाद में ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह उनका निक्षेपण हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। ऐसे बर्फ के साथ भी होता है। तो स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदान में वर्गीकृत किया जाता है। ये हो गया पर्वत, उससे नीचे ये हो गया पठार, और ये हो गया मैदान आपका। अब एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं पर्वत को। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक ऊंचाई यानी हमने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है। और पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत ऐसे होते हैं ना, तो ये आधार है, देखो ये चौड़ा है, और ये शिखर कम चौड़ा होता है। और इसके आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचा होता है, और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। भाई बादल अगर 6000 मीटर की ऊंचाई पे हैं, 5000 मीटर की ऊंचाई पे हैं, और माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये बादलों से ऊपर हो गया अगर ये एवरेस्ट की बात करें, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। आपको पता है पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हिमानी कहा जाता है। तो आप ये जान गए कि हिमानी किसे कहते हैं। तो ये बर्फ की जमी हुई नदियां हैं जो पर्वतों पे होती हैं। और समुद्र के भीतर कुछ पर्वत ऐसे पाए जाते हैं, आप नहीं देख सकते है पर्वत समुद्र के भीतर। अगर ऐसा कहा जाए तो सही है। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, नहीं, कम लोग रहते हैं।
क्योंकि वहां जीवन इतना आसान नहीं भाई। रास्ता अगर आपको इधर उधर जाना है तो आपको ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दूसरी तरफ इसको पार करिए या इधर से ऐसे जाइए। वहां पे खेती भी नहीं हो सकती है, वहां पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगाई जा सकती है, कोई उद्योग भी नहीं किया जा सकता है, संख्या भी वहां कम होती है। तो वहां का धरातल खड़ीडाल होता है, कृषि योग भूमि की कमी होती है। तो कृषि योग की भूमि की कमी थी शुरू से, इसी कारण से वहां पे लोग नहीं रहे। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे पर्वत क्या हो सकता है, ऐसे एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, चौथा, ऐसे एक रेखा हो सकती है ना। तो इसको श्रृंखला कहते हैं, एक श्रृंखला, एक सीरीज बन जाती है, ठीक है ना। तो बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर फैले होते हैं। अब बहुत से पर्वत, एक पर्वत ये, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, मतलब ये पर्वत ही है, ऐसे ऐसे करके हैं। तो ये समांतर श्रृंखला हो गई। जैसे हिमालय आल्प्स, अब हिमालय में है ना, हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे ये श्रृंखला बनती है। आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो मैप में आप देखिएगा, हिमालय में कई पर्वत आपको ऐसे मिलेंगे। तो ऐसे हो सकते हैं और बहुत सारे किलोमीटर तक ये फैले हो सकते हैं, कई किलो, सैकड़ों किलोमीटर तक। हिमालय, आल्प्स तथा एडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब हिमालय, आल्प्स और एडीज, यानी हिमालय कहाँ की है, एशिया की, आल्प्स यूरोप में है और एडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। ये तीनों को आपको मैप में देखना है। आप जब वर्ड का मैप खोलेंगे, फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में ये मिल जाएगा, आराम से इसको देखिएगा। नहीं मिलेगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये तीन प्रकार हैं पर्वत के, ठीक है ना। वलित पर्वत क्या होता है, अब हम देखें यहाँ पे तो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिसकी सतह उबड़ खाबड़। वलित मतलब फोल्डेड माउंटेन होता है, यानी कि जब एक कोई धरातल था ऐसे और उसमें इधर से बल लगा, इधर से बल लगा और दबाव के कारण ये जब दोनों तरफ से दबा और वो ऐसी स्थिति हो गई। और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन मतलब यही है। तो फोल्ड होके ये ऊपर उठ गया, ठीक है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो ऐसे आप बता देंगे, जिनकी सतह ओबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। तो शिखर तो शंक्वाकार हो ही जाएगा, मैंने बताया आपको। तो ऊंची चोटियां देखो हिमालय पर्वत पे मिलती हैं, आल्प्स है ना, क्योंकि उसको दबा के नेचर ने ऊंचा कर दिया है, प्रकृति ने। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अरावली भी वलित है, लेकिन यह सबसे पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी, केवल भारत की नहीं। प्रश्न पूछा जाता है सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न है, एक एक लाइन ये प्रश्न है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अब जो बहुत दिन कुछ हो जाएगा, जैसे बहुत पुरानी है, तो बार बार इस पे अपर्दन होता है, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, ये सब हो रहा है, तो धीरे धीरे कट के ये घिस रही है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, अब अपलेशियन पर्वत कहाँ है, तो आप इसको उत्तरी अमेरिका में ढूंढिएगा मैप में, ठीक है। कुछ काम हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको पढ़ें। यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। और अपलेशियन तथा रूस में यूराल पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा, रूस के, तो ये गोलाकार दिखाई देते हैं। गोलाकार मतलब ऐसे हो जाएंगे। अगर ऊंचाई पहले ऐसे थी, मान लो ये कट कट के हो गए, या शुरू से ऐसे थी, और कम ऊंचाई वाले ऐसे दिखाई देंगे। और ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, तो मैंने बताया ना आपको, ये धीरे धीरे कट 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 के ये ऊपर का जो शीर्ष था ये कट गया है, इसलिए गोलाकार हो गए हैं। जब भाग बहुत टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो वंशोत पर्वतों का निर्माण होते हैं। अब जैसे कोई पर्वत ऐसे है, कोई ये पर्वत था ऐसे, है ना, कोई स्थल था ऐसे, पर्वत नहीं है, स्थल था। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्थल था, ये चित्र समझाया गया है। और ऐसे स्थल था, अब इसमें कोई भाग ऐसे कटा ये वाला, और ये कटने के बाद ये नीचे चला गया, यानी कि ये ऐसे आ गया, ये यहां से गायब हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर के जो बचा इसको ये कह रहा है उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे चला गया द्रोणी में, द्रोणी माने नीचे चला गया, तो ये द्रोणिका भ्रंश हो गया। तो ये ऊपर उठे हुए कुछ उत्खंड यानी हॉस्ट भी बोलते हैं इसको, तथा नीचे धसे हुए द्रोणिका भ्रंश यानी इसको ग्रोबेन बोलते हैं, इसको हॉस्ट बोलते हैं, इसको ग्रोबेन बोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासगज पर्वत इस तरह के उदाहरण है। याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा, राइन घाटी और वासगज पर्वत पूछा जाएगा, भ्रंशोत पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं। तो आप एटलस में इसको देखिएगा। और फिर होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ये ज्वालामुखी क्रियाओं से बनते हैं।
आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखिता होती है तो ऐसे ज्वालामुखी अंदर से निकलता है धरातल के नीचे से, तो बहुत सारा इसके साथ मलबा निकलता है, बहुत सारा गैस और पदार्थों का भंडार बाहर निकलता है। तो बाहर आके जमेगा ना, तो बाहर आके ऐसे 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 ये जम जाता है। तो ये पर्वत का निर्माण ऐसे पर्वत का रूप ले लेता है, तो इसको ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, तो ये याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, इस तरह के उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों तथा में स्थित हिमानियों में होता है और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही तो पर्वत आप जानते ही हैं। और पर्वत ऐसे ही नहीं है, पर्वत का और भी उपयोग है, पर्वत पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए ज्वालामुखी पर्वत, आइए हम समझ लेते हैं। देखिए ये अत्यधिक दबाव के कारण, यहाँ पे हम देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये समझा रहा है कि अत्यधिक दबाव के कारण, यहाँ ये देखिए अधिक दबाव के कारण मैग्मा का यहाँ पे निर्माण हुआ। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, खूब हाई प्रेशर होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण जब कोई चीज बहुत ताप होगा तो गल जाएगी वहां के आसपास की चीजें, और जब दाब बहुत ज्यादा होगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये यहाँ से देखिए धरती की ऊपरी परत को तोड़कर, है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत को तोड़कर ये बाहर निकल रहा है। तो इसको, ये जो निकल रहा है इसमें लावा निकल रहा है, बम निकल रहा है ना। तो ये बहुत सारे पदार्थ होते हैं, यही जम के निर्माण करते हैं। और किनारों से निकलती, है ना, पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। तो जहां बीच बीच में फूट फूट के ऐसे सब निकल जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ज्वालामुखी संघों का निर्माण राख और लावा के परतों के जमने से होता है, मैंने बताया ना आपको। और फिर बाद में जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो पर्वत कुछ ऐसे निर्मित हो जाता है, जो ये पर्वत यहाँ पे निर्मित है। और ये देखिए बहुत सारे खेल भी यहाँ पे होते हैं पर्वतों पे। हम पर्वतों की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे, तो पैरालाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कभी भी आपको पूछा जा सकता है या आप कोई ऐसे ऐसे लिख रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि पठारों के बारे में पढ़ते हैं। तो पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, यानी कि पर्वतों से ये नीची होती है। अगर ये स्थल रूप है, मतलब ये हमारा स्थल है जहाँ पे हम, उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, और ये मैदान के बाद में पठार ऐसे होगा और पर्वत ऐसे होगा, यानी कि पर्वतों से नीचे और मैदान से ऊंचे होते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के आकार का होता है। तो ये ज्यादा नुकीला नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनका अपर्दन हो चुका होता है। किसी पठार में एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, इसके ढाल खड़े होते हैं। और पठारों की ऊंचाई, तो ये नॉर्मली आप अगर सामान्य चित्र बनाएं तो ऐसे कुछ होता है। तो ढाल तो खड़ा होगा लेकिन ऊपर ये सपाट होता है, और कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने होते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में, दक्कन का पठार दक्षिण में, आप देखिएगा मैप में इसको। केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये प्राचीन पठार है, केनिया, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का पठार, ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार है। ये सब आप मैप में देख लीजिएगा प्लीज। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और तिब्बत आप जान रहे हैं ये आपका इंडिया है। सॉरी, ये इंडिया, देखिए गड़बड़ हो जा रहा है, बन नहीं पा रहा है। ये आपका इंडिया है, तो ये आपका ये हो गया, ये तो यहाँ पे ये चीन है। तो ये तिब्बत का पठार यहाँ पे है, और जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से, यानी तिब्बत के पठार की 4000 6000। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो यही है। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखिए कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना, चांदी, हीरा, देखिए सब आपकी धरती से ही, पृथ्वी से ही प्राप्त होता है ना। तो सोना, चांदी, हीरा सब यहाँ। और भारत की छोटा नागपुर पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं, जलप्रपात बहुत सारे होते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। और भारत में छोटा नागपुर पठार में देखिए स्वर्णरेखा नदी, और स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, स्वर्णरेखा। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। और कर्नाटक में, कर्नाटक स्टेट है, हमारा राज्य है, यहाँ पे जोग जलप्रपात है। जोग किस पे है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये शरावती नदी पे, ठीक है ना, शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है।
और इस प्रकार के जलप्रपातों की उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार जो होता है उसमें काली मिट्टी होती है और ये काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, काफी अच्छी खेती होती है। और कई रमणीय क्षेत्र हैं, प्रकृति को आकर्षक करते हैं, ये सब तो है ही है। मैदान पे के बारे में बात करते हैं तो ये समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं और सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। यानी कि ये सबसे नीचे जो बराबर हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। बहुत कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित होते हैं। तरंगित का मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना। और अधिकांश मैदान नदियों उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। तो ये क्या होता है, नदियों सहायक नदियों का बनने का मतलब है कि इसमें नदियां बहती हैं, अपर्दन कर करके लाके यहाँ पे निक्षेपण करती रहती है, मतलब लाके इसको काटती छांटती हैं, निक्षेपित करती हैं यहाँ पे उपजाऊ मिट्टियों को। अधिकांश मैदानी नदियां उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, मैदान उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित करती हैं और ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर लाती हैं और इन्हें ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर है, बालू, ये सब लाके यहाँ पे निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं से निक्षेपों के मैदान इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण हो जाता है। तो मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण होता है, आप सब ये देख कर जान सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ का गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन का यांगत्से नदी का मैदान, तो देखिए मैदानों का नाम गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी नदियों के नाम पे पड़ रहा है, यानी कि इनके निर्माण में नदियों का योगदान कितना ज्यादा है। यहाँ पे खेती होती देखिए बहुत आसानी से हो जाती है मैदानों में। स्थल रूप और लोगों के बारे में बात करें तो स्थल रूपों की विविधता के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवन यापन लोग करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होगा, मैदानों में आसान होगा। मैदानों में सड़क बनाना आसान होगा, मैदानों में घर बनाना आसान होगा पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। और लेकिन बहुत सारा कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप हैं वहां के अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में हमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अब जैसे जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पे बार बार अगर जरा सा भी ज्यादा बरसात हुई तो बार बार वहां पे भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और तटीय क्षेत्र जो है, जो समुद्र के किनारे हैं, वहां तूफान, चक्रवात ये सब आया करता है। भूकंप, ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो ये सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो इन सब चीजों जो हमको प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है इसका हमको ध्यान रखना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो ये आपका आज का डिस्कशन रहा। यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 करके ये कुछ दिया हुआ है फिगर, इसमें आपको बताना है। जैसे ये 8 नंबर पे मैं बता दूं, ये राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया है। और ऐसे ही ये देखिए चाय के बागान का दिया हुआ है, ये मकान पर्वतीय क्षेत्रों में बने हुए हैं, ठीक है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में देखो, तो ऐसे आपको सब करना है, ध्यान इसको करिएगा। ये चैप्टर खत्म हुआ, अगले चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।